Hello everyone, I'm Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be covering the 7th poem from a V-Hype book which is titled The Duck and the Kangaroo and is written by the English poet Edward Lear. Though before we begin with the poem, I would like to request and recommend two things. First, आप हमारे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें रिगार्डिंग द अपकमिंग न्यू वीडियोस एंड न्यू कंटेंट दैट वी अपलोड. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी नोटबुक और बुक अपने साथ लेके बैठें जिससे कि आप साइमल्टेनियसली साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, नोट्स स्क्रिबल करते रहें और कुछ भी पॉइंटर्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहें सो दैट आगे जाके जब आप रिवाइज करें तो इट विल बी रियली हैंडी एंड बहुत टाइम सेव होगा आपका. ओके, सो बिफोर वी बिगिन विद द पोएम लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द पोएट Edward Lear. Edward Lear was born in United Kingdom, so he is an English poet, and he was poet as well as author, artist, musician, and much more. So basically, he was a multi-talented person, and who happened to have tried a lot many things in his life and succeeded in almost all of those. Okay? So Edward Lear was one of the most famous poet of the category nonsense words in the poetic world. ठीक है, वो बहुत फेमस थे नॉनसेंस वर्ड्स के लिए. नॉनसेंस वर्ड्स क्या होता है हम आगे समझेंगे. ठीक है, तो ही वॉज वेरी फेमस फॉर दिस नॉनसेंस वर्ड्स. ठीक, एंड ही इवन रोट अ बुक विच वॉज टाइटल्ड अ बुक ऑफ नॉनसेंस. यस, जो उनकी बुक थी जिसको उन्होंने ऑथर किया था उसका ये टाइटल था अ बुक ऑफ नॉनसेंस. ठीक है, तो इस टाइटल की भी एक बुक उन्होंने लिखी थी. सो चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉनसेंस वर्ड्स जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, वो कैटेगरी क्यों इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर हम आगे देखें पोएम की जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, हम उसे समझेंगे. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड एंड दैट शुड बी नोटेड अबाउट द पोएम इज दैट दिस पोएम इज अ नॉनसेंस वर्ड्स. ठीक है, ये जो पोएम है ये नॉनसेंस वर्ड्स है और इसी कैटेगरी के लिए फेमस थे एडवर्ड लेयर. तो उनकी जो फेमस क्रिएशंस हैं उसमें से एक है ये वाली पोएम नॉनसेंस वर्ड्स जो है. एंड व्हाट इज़ अ नॉनसेंस वर्ड्स? नॉनसेंस वर्ड्स इज बेसिकली जो कॉमिकल सिचुएशंस में या फिर ह्यूमर के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब प्योर पर्पस जो होता है उसमें अम्यूजमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है और फन होता है जब ऐसी पोएम्स लिखी जाती हैं. ठीक है, इन पोएम्स का कुछ ये पोएम्स कुछ नेसेसरली मैसेज नहीं देती हैं या फिर कुछ इनका इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, कुछ इनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है. एंड एट टाइम्स यू कांट इवन मेक सेंस ऑफ दोज पर्टिकुलर वर्सेस. ठीक है, मतलब कुछ वर्ड्स वहाँ पे, कुछ सेंटेंसेस वहाँ पे बस इसलिए होते हैं कि थोड़ा फनी हो जाए या और पोएम का जो है रिदम और राइम जो है, राइम स्कीम वो मेंटेन रहे. ठीक, सो nonsense words, this poem is a nonsense verse. Nonsense words are basically humorous poem meant for light reading. जो हल्की फुल्की रीडिंग के लिए जो आप पोएम्स या स्टोरीज पढ़ते हो उनको नॉनसेंस वर्स बोलते हैं. और सिंस दिस इज अ वर्स तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोएम्स. ठीक, ह्यूमरस मीन्स फनी. ह्यूमरस मीन्स फनी. तो फनी पोएम जो होती है विच आर मेंट फॉर लाइट रीडिंग, यूजुअली फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों के लिए. ठीक है, जैसे हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल. सो ऐसे ही कॉमिकल से सिचुएशंस होती हैं और इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जिनको बहुत ही अम्यूजिंग सिचुएशंस में डिपेक्ट किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है. इट हैज़ नो रैशनल इंटरप्रिटेशन. नो रैशनल, रैशनल मीन्स नो सेंसिबल या रीजनेबल. ठीक है, कोई सेंसिबल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है. इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन. एंड एट टाइम्स इवन यूजेस कॉइंड मीनिंगलेस वर्ड्स फॉर राइम एंड रिदम. बिकॉज इन पोएम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो इनकी राइम स्कीम होती है, इनका रिदम होता है कि कैसे बहुत ही कैची सी पोएम होती हैं. ठीक है, जो आपको एकदम से याद हो जाती हैं एंड यू एंड अप सिंगिंग देम क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स. आप उनको अपने हेड में रिपीट करते रहते हो बिकॉज उनका कैची से जो है राइम स्कीम होती है. सो इसलिए ये पोएम कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स यूज़ करती है जिनका कोई मतलब नहीं होता,
खुद से पोएट ने बनाए होते हैं, मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, बट बस इसीलिए यूज़ किए होते हैं जिससे कि राइम स्कीम पोएम की मेंटेन हो सके और रिदम जो है वो पोएम में आ सके. So these poems usually depict imaginative, non-existent characters in amusing and illogical situations. बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इलॉजिकल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और उनको बहुत ही अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग एंड फनी सिचुएशंस में और इलॉजिकल सिचुएशन, मतलब यू कैन टोटली टेल कि दिस इज ओनली फॉर फन पर्पस, बिकॉज इनमें ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आप रियल लाइफ में सोच भी नहीं सकते कि एग्जिस्ट करती होंगी या फिर ऐसा कुछ होगा भी. ठीक है, सो दीज आर प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड फन पर्पस. ठीक है, प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन. ठीक है, कि बस आप इसको एंजॉय करें. ठीक है, आपका मून लाइट हो जाए, ये लाइट रीडिंग के लिए है. ओके, सो ये तो हो गई इस पोएम की कैटेगरी का ओवरव्यू कि ये पोएम जो है नॉनसेंस वर्ड्स है. उस बेस कैटेगरी पोएम्स बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या होती हैं. अब हम देखें अगर इस पर्टिकुलर पोएम की बात करें, ठीक है, तो द पोएम इज टाइटल द डक एंड द कैंगरू. टाइटल से आपको समझ में आ रहा है कि ये पोएम जो है दो क्रिएचर्स के बारे में है, डक के बारे में है और कैंगरू के बारे में है. राइट, यही जो है इन दोनों के अराउंड ही ये पोएम रिवॉल्व करती है. और ये है क्या, बेसिकली जो डक होती है वो बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है कैंगरू की क्वालिटी से कि वो किस तरीके से हॉप करता रहता है यहाँ से वहाँ, किस तरह से वो जंप करता रहता है और वो जगह बहुत सारी जगहों पे जाता है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है. ठीक है, मतलब ही गोज प्लेसेस. ठीक, वो बहुत सारी जगह जाता है. और डक बोलती है कि भाई आप इतनी सारी जगह जाते हो, घूमते रहते हो, बट मैं तो, डक कहाँ रहती है, पॉन्ड में. ठीक है, तो मैं पॉन्ड में रहती हूँ, उसके आसपास रहती हूँ, बट मैं एक इसी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है यही मैं अपनी लाइफ जो है स्पेंड करने वाली हूँ और स्पेंड कर रही हूँ, तो जो मेरे लिए बहुत बोरिंग है. तो डक को बहुत बोरिंग लगता है वहाँ पे रहना और इसलिए इम्प्रेस होके कैंगरू से, वो कैंगरू से बोलती है कि आप मुझे अपने साथ लेके चले, मैं भी जो है वर्ल्ड जो है देखना चाहती हूँ, मैं भी बहुत सारी जगह विजिट करना चाहती हूँ, मैं भी घूमना चाहती हूँ. राइट, so this poem is basically about a duck who is impressed by the jumping abilities of a kangaroo and its wish to ride on the kangaroo's back to see the world because it is bored with its own life at the pond. ठीक, तो डक, ये पोयम है डक के बारे में जो इम्प्रेस होती है जंपिंग एबिलिटीज से कैंगरू की, और इट्स विश, इट्स जो है डक, ठीक है, डक की विश टू राइड ऑन दी कैंगरूज बैक, और डक विश करती है कि वो कैंगरू के बैक के ऊपर राइड कर सके जिससे कि वो भी वर्ल्ड घूम सके, बिकॉज वो अपनी लाइफ से, अपनी पॉन्ड वाली लाइफ से वो बोर हो चुकी है. फाइन, सो दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम जिस पे पोएम बेस्ड है. एंड नाउ विल मूव अहेड विद द स्टैंजास. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. So, जो फर्स्ट स्टैंजा है ये बेसिकली कोट्स हैं. ठीक है, कोट्स इन द सेंस ये कॉन्वर्जेशन है पूरी पोएम, और इस वाले स्टैंजा में डक जो है वो कैंगरू से बात कर रही है और इस एंटायर स्टैंजा में डक ही बात करती है. फाइन, सो सेड द डक टू द कैंगरू, डक ने कैंगरू से बोला, "गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप." गुड ग्रेशियस मतलब, गुड ग्रेशियस इज एन एक्सक्लेमेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट सरप्राइज. ठीक है, आप सरप्राइज एक्सप्रेस करते हो सरप्राइज दिखाने के लिए, बट पोलाइटली. ठीक है, तो पोलाइटली जब आपको सरप्राइज एक्सप्रेस करना होता है कि सरप्राइज जैसे ओ माई गॉड, माई गुडनेस, ओके, ओ वाओ. ठीक है, तो ऐसे जब आप सरप्राइज एक्सप्रेस करते हो वो थोड़ा लाउड हो जाता है. जब सरप्राइज को पोलाइटली एक्सप्रेस करना होता है तब हम ऐसे एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं जैसे गुड ग्रेशियस. सो गुड ग्रेशियस इज बेसिकली एन एक्सक्लेमेशन विच इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट सरप्राइज. ठीक है, कि ओ वाओ, गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप. हॉप मतलब जंप,
हॉप मतलब जंप। तो डक कैंगरू से बोलती है कि ओ माय गुडनेस, आप कितने अच्छे से जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स इन द वाटर टू, फील्ड्स पे भी और पानी पे भी, मतलब आप लैंड पे भी जाते हो, आप वाटर पे भी जाते हो, जैसे कि लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी वाटर बॉडीज पे भी आप जंप करते रहते हो, और आप फील्ड्स पे भी, ठीक है, आप खेतों में भी, आप लैंड में भी जंप करते रहते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जिससे कि आप कभी रुकोगे ही नहीं, आप कॉन्टिन्यूसली बस जंप करते रहते हो, बिना रुके जंप करते रहते हो, पानी पे भी लैंड पे भी। ओके, एंड उसको देख के जो है डक को बहुत मतलब अचंभा होता है, वो बहुत ऑस्ट्रक है, वो बहुत इम्प्रेस्ड होता है उसकी एबिलिटीज देख के कि वो कितने अच्छे से जंप करता है कैंगरू। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉइंट। अब जो उसकी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें फर्स्ट लाइन जो है बेसिकली इस स्टैंजा की सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में उसने कैंगरू के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट 3 लाइन्स में वो अपने बारे में बात कर रहा है। क्या कहते हैं? माई लाइफ इज अ बोर। बोर मतलब बोरिंग। माई लाइफ इज अ बोर मतलब मेरी लाइफ तो बोरिंग है इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी मतलब वेरी बैड, वेरी बैड या फिर ऑफुल, ठीक है, या फिर अनप्लीजेंट, ठीक है, कि मतलब जो अच्छा नहीं लगता हो, ठीक, बहुत ही गंदा। तो वेरी बैड, ऑफुल या अनप्लेजेंट पॉइंट में। तो बोलते हैं कि आप तो यहाँ वहाँ जाते रहते हो, आप इतने अच्छे से जंप करते हो, हर जगह जाते रहते हो बिना रुके, बट मेरी लाइफ तो जो है वो बहुत बोरिंग है, बिकॉज मैं यहाँ पे इस पॉइंट में ही रहता हूँ जो कि बहुत ऑफुल है, बहुत ही बैड है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई लॉन्ग, लॉन्ग का यहाँ पे क्या मतलब है? आई विश या आई डिजायर, ठीक है, कि मेरी विश है, मैं ये चाहता हूँ बाहर जाना इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। वर्ल्ड बियॉन्ड मतलब वर्ल्ड, बियॉन्ड मतलब फार अवे या फार ऑफ। तो कहते हैं कि मैं भी यहाँ बोर हो जाता हूँ पॉइंट में, और मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, ये मेरी विश है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, और इसलिए मैं ये सोचता हूँ, इसलिए मैं ये इच्छा रखता हूँ, इसलिए आई होप, आई डिज़ायर कि काश मैं भी आपकी तरह जो है जंप कर पाता, बिकॉज मैं भी फिर इस पॉइंट से निकल पाता और मैं भी आसपास के वर्ल्ड दूर तक देख पाता, वर्ल्ड को, मैं वर्ल्ड बियॉन्ड जा पाता। फाइन, सेड द डक टू द कैंगरू। और ये जो है डक ने बोला कैंगरू से। फाइन, सो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था, ठीक है, जिसमें डक की कॉन्वर्सेशन होती है कैंगरू से। वो कैंगरू को बताता है दैट ही इज वेरी इम्प्रेस्ड विद जंपिंग एबिलिटीज, ठीक है, वो उसकी जंपिंग एबिलिटीज से बहुत इम्प्रेस्ड है, बहुत ऑस्ट्रक है, ठीक है, और वो बहुत उसको देख के अच्छा लगता है कि कैसे कैंगरू यहाँ से वहाँ जाता रहता है और उसने वर्ल्ड घूमा हुआ है, क्योंकि वो खुद तो जहाँ यहाँ पे फंसा हुआ है पॉन्ड में और उसकी बहुत बोरिंग लाइफ है, दो वो भी ये होप करता है कि वो भी कैंगरू की तरह हॉप कर पाता, जंप कर पाता। फाइन, सो नाउ विल टेक अ लुक एट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। सो लेट्स बिगिन। जो हम पहले हैं सारी जो लाइंस हैं, 8 लाइंस हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा में, विल मार्क द एंड वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द लाइंस इन दिस स्टैंजा। सो कैंगरू hop, to, stop, pond, beyond, you, kangaroo. Fine. So let's begin with the first line, kangaroo. So we'll assign the rhyme scheme A to kangaroo. Hop. Next is hop. Hop kangaroo से rhyme नहीं करता है, तो we'll assign the rhyme scheme B to hop. Then to. टू जो है इट राइम्स विद कैंगरू विच हैज द राइम स्कीम ए, सो इसका भी राइम स्कीम ए हो गया। देन स्टॉप, स्टॉप राइम्स विद हॉप विच हैज बीन असाइंड द राइम स्कीम बी, सो स्टॉप का भी राइम स्कीम बी हो गया। फाइन, देन वी हैव पॉन्ड। पॉन्ड जो है ना टू से राइम करता है ना स्टॉप से राइम करता है, तो वो ए या बी किसी भी राइम स्कीम से जो है मैच नहीं करता है, तो पॉन्ड को विल असाइन द नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज सी। Then we have beyond. Beyond rhymes with pond, so इसकी भी rhyme scheme हो गई C. Then we have U, and U rhymes with the A rhyme scheme of this particular stanza, which is kangaroo 2. So U has been assigned the rhyme scheme A. And then we have kangaroo again, which also rhymes with A. Fine.
So the rhyme scheme of this particular stanza is A B A B C C A A. Fine. I hope आपको समझ में आ गई होगी. Now the next poetic device which has been used in this particular stanza is alliteration. I'm sure we all are familiar with alliteration. Alliteration क्या होता है? Alliteration में जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो आसपास आ रहे होते हैं उनकी बिगनिंग होती है सेम कॉन्सोनेंट साउंड से. फाइन. सो जैसे वियर्ड, वुमेन, तो W जो है W से स्टार्ट हो रहा है तो वो साउंड जो है रिपीट हो रहा है बिगनिंग के जो साथ में वर्ड्स आ रहे हैं. सो दैट इज alliteration. सो इस स्टैंजा में alliteration कहाँ पे है? दो इंस्टेंसेस हैं इस स्टैंजा में alliteration के और दोनों ही हैं आपकी सेकेंड लाइन में. जी हाँ, इस स्लाइड में. फर्स्ट इज गुड ग्रेशियस. तो गुड ग्रेशियस, तो यहाँ पे जी, ठीक है, गुड ग्रेशियस, तो ये जी साउंड आपका रिपीट हो रहा है और ये आपका फर्स्ट इंस्टेंस है एलिट्रेशन का. सेकेंड इज हाउ यू हॉप. तो हाउ हॉप, तो यहाँ पे ह साउंड, एच साउंड जो है आपका रिपीट हो रहा है. सो दीज आर द टू इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन इन स्टैंजा 1 ऑफ दिस पोएम. फाइन. Then another thing that we can notice here is repetition, right? Repetition कहाँ पे है? जो फर्स्ट लाइन है वो वापस से रिपीट हो रही है 8th लाइन में. ठीक है, बेसिकली जो फर्स्ट और 8th लाइन है वो सेम है. ऑल्दो हमें पहले ही फर्स्ट लाइन से समझ में आ जाता है कि दिस इज अ कॉन्वर्जेशन और इसमें डक कैंगरू से बात कर रही है. स्टिल the poet Edward has repeated the line because repetition हम कब करते हैं? Repetition is done when a word or sentence is repeated in order to highlight something, in order to emphasize on something, right? So यहाँ पे repetition किस चीज़ का हुआ है कि डक ने कैंगरू से बोला, तो इसकी repetition ये दिखाता है कि ये conversation कितनी important थी उस डक के लिए. और डक ने जो है कैंगरू से बोला, मतलब कि डक जो है इस पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि डक कितना मतलब इम्प्रेस्ड है कैंगरू से और वो बात करना चाह रहा है, वो बात कर भी रहा है. ठीक है, तो डक का एम्फसाइज करना उस कॉन्वर्जेशन पर कि आप ऐसे हो और मैं ऐसा हूँ. ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया है पोएट ने बाय रिपीटिंग द फर्स्ट लाइन इन द 8th लाइन एज वेल. फाइन. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा. ठीक है, आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए. I'll step aside, then we'll move on to the next. So let's now read what does the second stanza say. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the day long through. And we would go the dee and the jelly bolly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. So, इस वाले स्टैंजा में भी डक ही बात कर रहे हैं कैंगरू से. क्या कहता है? प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. कैंगरू से बोलता है, पहले वो एक्सप्रेस कर चुका है अपनी विश कि मैं वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ आपकी तरह, और अब वो एक सजेशन देता है और एक रिक्वेस्ट जो है प्लेस करता है कैंगरू के सामने कि प्लीज आप मुझे अपनी बैक के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर राइड दे दें. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. स्टिल मतलब मोशनलेस. ठीक है, बिना कुछ हिले डुले. ठीक है, और स्टिल का मतलब क्वाइट भी होता है कि चुपचाप. ठीक है, QUIET वाला क्वाइट. ठीक है, चुपचाप. तो मैं मोशनलेस ही बैठूंगा ऑलमोस्ट. ठीक है, मैं और चुपचाप बैठूंगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा बट क्वैक के अलावा. एंड वी ऑल नो कि डक का जो साउंड होता है वो होता ही क्वैक है, राइट? वी नो दैट डक quacks like lion roars. So वो बोल रहे कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस quack करूँगा. And quack is the sound of the duck. The whole of the day long through. कहते हैं मैं पूरे दिन, जब आप मुझे अपनी पीठ पे बिठा के ले जाएंगे तो whole of the day long through, पूरे दिन मैं बस कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ quack कहूँगा और मैं motionless, बिना हिले डुले चुपचाप बैठूँगा. And we would go to the D in the jelly bolly. So D and the jelly bolly, these are basically the places जो duck visit करना चाहती है. ठीक, D and jelly bolly, and ये actual में रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इमेजिनेटिव प्लेसेस हैं.
जैसे कि हमने जब हम सेंट्रल थीम डिस्कस कर रहे थे पोयम की, तो हमने ये डिस्कस किया था कि दिस पोयम इज अ नॉनसेंस वर्ड्स, और नॉनसेंस वर्ड्स में दिस इज अ प्रीटी कॉमन फिनोमेना, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल सी ऑकरेंस है कि यहाँ पे पोएट इमेजिनेटिव और खुद से बनाए हुए वर्ड्स जो है और सिचुएशन जो है वो यूज़ करता है टू क्रिएट एंटरटेनिंग सिचुएशंस। तो यहाँ पे जो एडवर्ड लेयर है, पोएट जो है, उन्होंने ये प्लेसेस के नाम जो है, इमेजिनेटिव प्लेसेस के नाम जो है इंक्लूड करे हैं जहाँ पे डक विजिट करना चाहती है कैंगरू की पीठ पे बैठ के। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, तो बोलते हैं कि हम डी जाएंगे, हम जेलीबोली जाएंगे। सो बेसिकली दीज आर द प्लेसेस 1 and 2 जहाँ पे डक विजिट करना चाहती है, और वो लैंड पे भी जाना चाहती है और वो सी पे भी जाना चाहती है। वो बोलता है कि हम हॉप करते हुए लैंड पे भी जाएंगे और हम सी को भी क्रॉस करेंगे, हम सी पे भी जाएंगे, ठीक है, हम समुद्र पे भी जाएंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, फिर वो वापस से रिपीट कर रही है अपनी रिक्वेस्ट कि प्लीज टेक मी अ राइड। ओ डू मतलब ओ प्लीज डू, ठीक है। तो वो जो उसने इससे पहले बोला है उसको वापस से रिपीट करिए, एंड प्लीज डू क्या, कि मुझे राइड के लिए ले जाओ, टेक मी अ राइड, ठीक। तो प्लीज टेक मी अ राइड। ओ डू मतलब ओ प्लीज डू, मुझे डू और क्या, डू से क्या कहना चाह रहा है वो, क्या करो, कि मुझे राइड पे ले चलो अपनी पीठ पे बिठा के। सेड द डक टू द कैंगरू। फाइन, सो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा। अब हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं। सो लाइक वी डिड इन द प्रीवियस स्टैंजा, हम पहले सारे जो लाइन्स हैं उनकी एंड वर्ड्स मार्क करेंगे। बैक, kangaroo, quack, through, lee, see, do and kangaroo. So back, first word is back, हम इसको a असाइन कर देते हैं राइम स्कीम। देन वी हैव kangaroo, ये बैक के साथ नहीं राइम करता तो इसकी राइम स्कीम b हो गई। देन वी हैव quack, and quack rhymes with back which has been assigned the rhyme scheme a, तो quack की भी राइम स्कीम a हो गई। थ्रू राइम्स विद कैंगरू जिसकी राइम स्कीम बी है, सो थ्रू इज बी। ली जो है ना वो ए राइम स्कीम के साथ राइम करता है ना ही बी के साथ, तो उसको हम न्यू राइम स्कीम असाइन करेंगे, दैट विल बी सी। देन जो नेक्स्ट है सी, इट राइम्स विद ली जिसकी राइम स्कीम सी है, सो दिस राइम स्कीम इज सी। देन वी हैव डू राइम्स विद द बी राइम स्कीम, एंड कैंगरू ऑल्सो राइम्स विद डू एंड द बी राइम स्कीम, तो इसकी भी राइम स्कीम बी हो गई। देयरफॉर जो सेकंड स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी एंड बी बी, ए बी सी बी बी, ये आपकी राइम स्कीम है सेकंड स्टैंजा की। फाइन, द नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन, एंड दैट इज इन दी थर्ड लाइन। कहाँ पे, सिट क्वाइट स्टिल, तो सिट स्टिल, तो यहाँ पे एस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रेपिटेशन है, ठीक है, और बेसिकली हम पोएम के एंड में डिस्कस करेंगे, ये रेपिटेशन जो है इज बेसिकली द पोएट्री डिवाइस ऑफ रिफ्रेन, जहाँ पे एक लाइन को अक्रॉस पोएम यूज किया जाता है किसी चीज को एम्फोसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है सेकेंड लाइन की 8th लाइन में, और जैसे कि हम जो प्रीवियस स्टैंजा है उसमें भी बात कर चुके हैं कि वापस से ये रिपीट करा जा रहा है कि सेड द डक टू द कैंगरू, और क्यों, एम्फसाइज करने के लिए डक की रिक्वेस्ट। जो डक है, ठीक है, डक्स रिक्वेस्ट, इसको हाईलाइट करने के लिए ही जो है वापस से रिपीट किया जा रहा है, जो रिपीटेशन की जा रही है वो की जा रही है डक की रिक्वेस्ट को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, इसे हाईलाइट करने के लिए ही रेपिटेशन की जा रही है। फाइन, सो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा। आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लेट्स नाउ रीड द थर्ड स्टैंजा एंड सी व्हाट डज इट से। सो सेड द kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is
If you'll let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. So, जो प्रीवियस 2 स्टैंजास थे उसमें डक जो है वो कैंगरू से बात कर रहा है और एंटायरली उन दोनों स्टैंजास में सिर्फ डक ने ही बोला है. थर्ड स्टैंजा में कैंगरू इज रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट विच हैज बीन मेड बाय द डक. इस स्टैंजा में कैंगरू बात करता है और वो डक ने जो रिक्वेस्ट की है उसको एड्रेस करके डक से कहता है. क्या कहता है? Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Reflection मतलब thinking. ठीक है, वो बोलता है कि जो आपने रिक्वेस्ट मुझे मेरे सामने रखी है, मेरे से जो रिक्वेस्ट आपने अभी करी है, इट रिक्वायर्स सम थिंकिंग, सम कंसिडरेशन. ठीक है, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. सम लिटिल, थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, क्यों? Perhaps on the whole it might bring me luck. Perhaps मतलब एक वो पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है. पॉसिबली या प्रोबेबली. ठीक, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब मैं आपको अपनी पीठ पे बिठाऊं तो उस चीज से मुझे मैं लकी हो जाऊं और मुझे काफी लक मिले, मेरा जो लक चेंज हो जाए और वो अच्छा हो जाए. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. ठीक है, तो इससे पहले वाली लाइन में उन्होंने जो है पॉजिटिव चीज बता दी कि पॉजिटिव इफेक्ट जो होगा डक के साथ जाने का कैंगरू के साथ, ठीक है, वो उन्होंने बता दिया. नेक्स्ट लाइन में वो बता रहे हैं कि एक बट ऑब्जेक्शन है. ऑब्जेक्शन मतलब एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन मतलब कंप्लेन. ठीक है, कि एक जो है वो दिक्कत हो सकती है. ठीक है, विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड. जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुझे वो बात बोलने दें. ठीक है, मुझे वो बात ओपनली, बोल्डली मतलब डेयरिंग वे में या फिर ओपनली. ठीक है, कि अगर आप मुझे ओपनली बोलने दें या डेयरिंग वे में बोलने दें बिना रोक टोक के, बिना हेजिटेशन के, तो वो जो एक ऑब्जेक्शन है, जो एक कंप्लेन है मेरी इस प्रपोजल के रिगार्डिंग, इस आपकी रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, मैं वो आपसे शेयर करूंगा. और वो कंप्लेन क्या है मेरी? योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड. अनप्लेजेंटली मतलब ऑफुली या अनलाइकेबली, कि जो अनलाइकेबल है. ठीक है, जो जिन्हें कोई पसंद नहीं कर सकता, तो वो बहुत ही गंदे तरीके से वेट हैं, गीले हैं और ठंडे हैं. एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस गिवन जो डक है उसने अभी तक की अपनी लाइफ जो है पॉन्ड में और उसके आसपास ही स्पेंड करी है. और पॉन्ड के आसपास की जो मिट्टी होती है वो भी सॉफ्ट होती है, राइट. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ मार्शी लैंड. ठीक है, पोरस जो होती है मिट्टी होती है और जो जल्दी से चिपक जाती है, गंदी हो जाती है. एंड गिवन कि वो पूरे टाइम पानी के और पानी में रहा है और पानी के आसपास रहा है, तो उसके इस वजह से फीट जो है वेट है और कोल्ड है. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द rheumatis, said the kangaroo. So rheumatis is basically one word. Would probably give me the rheumatis. और rheumatis एक शब्द है और ये एक्चुअली में कोई शब्द भी नहीं है. rheumatis को थोड़ा डिस्टॉर्ट करके, ठीक है, थोड़ा स्लैंग में यूज किया है और वर्ड एक्चुअल में क्या है? rheumatism. rheumatis is basically rheumatism. ठीक है, और rheumatism क्या होता है? ये एक डिजीज होता है, एक बीमारी होती है जिसमें जॉइंट्स में और मसल्स में पेन होता है. स्पेशली अगर आपने ओल्ड एज में देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते होंगे उनके घुटनों में पेन है, ठीक है, और उनकी नकल्स में पेन है, जोड़ों में दर्द जिसे बोलते हैं. ठीक है, तो वो होता है rheumatism. उसको जो हमारे पोएट हैं एडवर्ड, उन्होंने rheumatis इस स्लैंग वर्ड से पोर्ट्रे करा है, इस स्लैंग वर्ड से उन्होंने इंक्लूड करा है अपनी स्टैंजा में. क्यों? क्योंकि वो जो है एक राइम स्कीम बनाना चाह रहे थे. ठीक है, और राइम स्कीम बनाने के लिए उन्होंने अपना पोएटिक लाइसेंस यूज करा है. जी हाँ, पोएटिक लाइसेंस. पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ लिबर्टी गिवन टू द पोएट्स. पोएट्स को ये फ्रीडम होता है कि वो कोई भी वर्ड को थोड़ा चेंज करके, डिस्टॉर्ट करके लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ राइमिंग, फॉर द सेक ऑफ रिदम. ठीक है, राइम स्कीम के लिए वो वर्ड्स को चेंज करके लिख सकते हैं जो एक्सेप्टेबल होगा लिटरेचर में.
ठीक, तो उन्होंने वो पोएटिक लाइसेंस यूज करके इस वाले वर्ड को भी थोड़ा चेंज कर दिया है. दिस इज जस्ट अ राइमिंग जार्गन. राइमिंग जार्गन मतलब वो वर्ड जो खुद से बनाए होते हैं फॉर द सेक ऑफ राइमिंग. ठीक, तो रूमैटिज्म बेसिकली इज रूमैटिज्म. तो कैंगरू क्या कहता है? कहता है कि मुझे लगता है जो आपने मेरी रिक्वेस्ट मेरे सामने जो आपने रिक्वेस्ट रखी है वो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो सकता है कि वो मुझे लक ले आए. ठीक है, उससे मेरा जो लक है वो अच्छा हो जाए, मैं फॉर्चुनेट हो जाऊं. बट एक कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग एंड दैट इज कि जो आपके पैर हैं वो बहुत गीले और ठंडे हैं और मुझे लगता है कि पूरे टाइम अगर आप मेरे पीछे बैठे रहोगे और मैं आपको राइड दूंगा तो पूरे टाइम उन गीले और ठंडे पैरों के कांटेक्ट में रहने से मुझे जोड़ों का दर्द हो जाएगा, मुझे रूमैटिज्म हो जाएगा. ठीक, सेड दी कैंगरू. तो कैंगरू ने जो है अपना जो पॉइंट है, अपना व्यू पॉइंट जो है वो शेयर किया डक से रिगार्डिंग रिक्वेस्ट जो डक ने उसके सामने प्लेस की थी. ठीक, सो दिस वॉज द थर्ड स्टैंजा. अब इसकी राइम स्कीम समझते हैं. राइम स्कीम समझने के लिए राइम स्कीम के लिए जैसे हमने प्रीवियसली सारे जो लाइंस हैं उनके एंड वर्ड्स को मार्क किया एंड देन वी फिगर आउट. अब हम यही वापस से करेंगे. हम सारे एंड वर्ड्स को मार्क करते हैं. पहले डक, रिफ्लेक्शन, लक, ऑब्जेक्शन, बोल्ड, कोल्ड, रू and kangaroo. Fine. First word is duck. We'll assign this the rhyme scheme of A. Fine. Next is reflection. Reflection does not rhyme with duck, so the rhyme scheme assigned to it will be B, the next alphabet. Then we have luck. Luck जो है rhyme करता है duck से और duck की rhyme scheme है A. तो luck की जो हो rhyme scheme हो गई A. Then we have objection. Objection rhymes with reflection and reflection has the rhyme scheme of B. तो objection की भी rhyme scheme हो गई B. Then we have bold. Bold जो है ना A की rhyme scheme से rhyme करता है ना B की rhyme scheme से rhyme करता है. तो bold को हम next जो alphabet है C वो assign करेंगे. तो bold की rhyme scheme हो गई C. Then we have cold. Cold rhymes with bold which has the rhyme scheme C. सो कोल्ड की राइम स्कीम भी हो गई सी. देन वी हैव रू. रू जो है ए बी सी किसी भी राइम स्कीम से राइम नहीं करता है तो इसकी हम नेक्स्ट राइम स्कीम्स को अलॉट करेंगे एंड विच विल बी द नेक्स्ट अल्फाबेट ऑफ सी एंड दैट इज डी. देन वी हैव कैंगरू. कैंगरू राइम्स विद रू एंड रू हैज द राइम स्कीम ऑफ डी. तो कैंगरू की राइम स्कीम हो गई डी. फाइन. So for the third stanza of this poem, we have the rhyme scheme of A, B, C, C and D, D. So the rhyme scheme of the stanza is A, B, C, C, D, D. Fine. So that's the third stanza for you guys. I hope you were able to understand it. And with this particular stanza, we conclude our first part of the lecture which is the 7th poem from your Beehive book. I hope आपको जो explanations हैं और जो stanza की explanation के साथ साथ हमने poetic device डिस्कस करे हैं और central theme डिस्कस करी है poem की वो आपको समझ आई होगी. And if that is indeed the case तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. ऑल्सो अपने व्यू पॉइंट्स हम तक पहुँचाएं वाया द कमेंट सेक्शन. कमेंट करना ना भूलें. ठीक है. इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 2 स्टैंजास की एक्सप्लेनेशंस और इस पोएम पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कवर करेंगे. ठीक है. तो आप आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो को रेफर कीजिएगा. फाइन. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहे न्यू लेक्चर वीडियोज़ के रिगार्डिंग. ओके. सो फ्रॉम दिस वीडियो दैट वॉज ऑल वी हैड. थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर.